जी बेटा, हम लोग अपना बेसिक इकोनॉमिक्स देख रहे थे और बेसिक इकोनॉमिक्स हमारा जो है वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, शुरू का पार्ट है, वो हमारा हो चुका था। ठीक है। तो शुरू के पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी बेटा? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, स्कार्सिटी क्या है, ये चीज़ें बेटा डिस्कस की थी हम लोगों ने। फैक्टर मोबिलिटी क्या होता है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना इजी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए स्विच करना, या उसकी जगह चेंज करना, या उसको हम लोग एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में लेके जाना कितना इजी, या क्या क्या चीजें होती है, सब हमने बेटा डिस्कस की थी। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन होते हैं, कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये सारी बेसिक कहानियां बेटे लास्ट क्लास में हमारी हो चुकी है। अच्छा, आज हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात कर रहे होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। ठीक है, आइएगा जरा। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? बेटा ये देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो वो क्या कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर देखो इसके तीन चार नाम है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिख दे, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिख दे, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लिख दे। इसके तीन चार नाम है, तो अगर तीनों में से कोई भी नाम लिखते तो परेशान मत होइएगा, वो इसी चीज की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट का मतलब कि हम लोग फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ दो तरह का गुड बनाते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेस विद इन गिवन टाइम पीरियड। यानी कि जो रिसोर्सेस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, जो टाइम पीरियड हमारे पास अभी अवेलेबल है, इस लिमिटेड रिसोर्स के साथ और इस लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ मैं किस तरह से दो गुड्स बना रहा हूं, ये चीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता रहा होता है। ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम बनाऊं तो बेटा जरा देखिएगा, इसकी लेबलिंग का खास ख्याल रखिएगा। देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम में प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं आता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम में नेवर यूज प्राइस एंड क्वांटिटी, नेवर यूज प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर लेबलिंग। बेटा जीरो मार्क्स मिलेंगे, जीरो मार्क्स मिलेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। कभी भी प्राइस और क्वांटिटी आप लेबलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। आपके लिए या तो आप लिख दो यहां पर गुड बाय, या फिर यहां पे लिख दें गुड एक्स। ठीक है। तो बेटा जब उसने एक बात बोली ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, तो हमें दो अलग अलग गुड्स यहां पर नजर आने चाहिए। तो या तो आप गुड वाई गुड एक्स यूज कर ले, मैं यहां पे लेबलिंग लिख के दे रहा हूं क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। यूज गुड वाई और गुड एक्स, गुड वाई एंड गुड एक्स, ठीक है, ये यूज कर ले। या फिर कंज्यूमर गुड वर्सेस कैपिटल गुड यूज कर ले, कंज्यूमर गुड वर्सेस कैपिटल गुड ये यूज कर लें। ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड, इंडस्ट्रियल गुड, या फिर एग्रीकल्चरल गुड ये यूज कर लें। बेटा दो अलग अलग गुड आइडेंटिफाई होने चाहिए, दो अलग अलग गुड आइडेंटिफाई होने चाहिए, प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं लिखोगे आप। सही है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपने लेबलिंग पे लिखा गुड बाय गुड एक्स। अब बेटा जो पीपीसी है ना, पीपीसी, पीपीसी का पेट ऐसा बाहर निकला हुआ होता है, पीपीसी का पेट ऐसा बाहर निकला हुआ होता है, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं कि ये शेप कैसा है? ये है बोर्ड आउटवर्ड कर्व, बोर्ड आउटवर्ड कर्व। सर बोर्ड आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने तीर कमान देखी है, बो एंड एरो। जब आप तीर कमान को ऐसा खींचते हो तो वो बो कैसी एक डी शेप में बन जाती है। तो वो जो डी शेप में आपके पास बो बनती है, उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है बोर्ड आउटवर्ड। सही है। अच्छा अब बेटा बात सुनो, मैं कहता हूं कि लेट से मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं 100 यूनिट्स ऑफ गुड वाई बना सकता हूं, और मैं मैक्सिमम 200 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स बना सकता हूं। ठीक है ना, ये मेरी एक एग्जांपल चल रही है कि मैं मैक्सिमम 100 यूनिट ऑफ गुड वाई बना सकता हूं
और 200 यूनिट ऑफ गुड एक्स बना सकता हूं। तो बेटा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड वाई बनाता हूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड वाई बनाता हूं, तो बेटा मैं यहां पर ऑपरेट कर रहा हूंगा पॉइंट ए पे, ठीक है ना, मैं एक्स बना ही नहीं रहा। तो बेटा मेरा एक्स क्या चल रहा है, 0, और मेरा वाई कितना चल रहा है, 100 यूनिट। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स बनाता हूं, वाई नहीं बनाता, तो मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूंगा, मैं यहां पर ऑपरेट कर रहा हूं। यानी कि मैं 200 यूनिट ऑफ गुड एक्स बना रहा हूं एंड 0 यूनिट ऑफ गुड वाई बना रहा हूं। समझे बात को? तो ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कहानी चल रही है। अच्छा अब बात सुनो बेटा, ये कर्व है बोर्ड आउटवर्ड, लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि सर ये बोर्ड आउटवर्ड बनता क्यों है, ये बोर्ड आउटवर्ड बनता क्यों है? ये बोर्ड आउटवर्ड एक कॉन्सेप्ट की वजह से बनता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। अब बच्चा यहां पे खड़ा होता है और मुझे कहता है कि सर हमें ये चीज तो पता है कि ये क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो मतलब पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, लेकिन ये जब आपने इसमें ऐड किया तो इसका क्या मतलब बना, मतलब कि कंप्लीट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अब जरा सुनिएगा, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये आईफोन के नाम से कौन है, जरा अपना नाम करेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमारे पास आयशा है, आयशा मेरी एक वर्कर है, ठीक है, और आयशा जो है वो टेबल बनाने में स्पेशलाइज्ड है। सही है, आयशा एक वर्कर है, और आयशा किस में स्पेशलाइज्ड है, टेबल बनाने में। आयशा स्पेशलाइज्ड इन टेबल, यानी कि आयशा से अच्छी टेबल कोई नहीं बनाता, ठीक है ना। आयशा टेबल बनाने में स्पेशलाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि आयशा से अच्छी टेबल कोई भी नहीं बनाता। फिलहाल मैं लेबलिंग को थोड़ा सा यहां पे चेंज कर रहा हूं आसानी के लिए, बेटा यहां पे मैंने लिखा टेबल और यहां पर मैंने लिख दिया चेयर, ठीक है। अब बेटा देखो लॉजिकल सी बात है, आयशा जो है वो टेबल बनाने में स्पेशलाइज्ड है, तो आयशा उतनी अच्छी चेयर नहीं बनाएगी। फिलहाल मेरी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, फिलहाल मेरी प्रोडक्शन ऐसे हो रही है कि मेरा बिजनेस जो है वो इतनी टेबल बना रहा है और इतनी चेयर बना रहा है, ठीक है। इधर वाई आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बेटा पॉइंट सी पे, ठीक है। मेरे पास ये हिसाब किताब चल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने आयशा से कहा आयशा आज से आप टेबल नहीं बनाएंगी, आज से आप बनाएंगी चेयर। यानी कि आयशा को मैंने टेबल से उठा के कहाँ डाल दिया, चेयर पे, कि अब से मेरी ये वाली वर्कर जो है ये टेबल नहीं बनाएगी, ये चेयर बनाएगी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अभी जरा चैट में लिखना, एक्टिव रहो मेरे साथ। बेटा मुझे एक बात बताओ, आयशा किस में स्पेशलाइज्ड है, टेबल में। तो क्या आयशा उतनी अच्छी चेयर बना सकती है जितना अच्छा वो टेबल बनाती है? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए, क्या आयशा उतना अच्छा चेयर बना सकती है जितनी अच्छी वो टेबल बनाती है? नो, आयशा उतनी अच्छी चेयर नहीं बना सकती, क्योंकि चेयर बनाने का एक्सपीरियंस आयशा के पास नहीं है। बट फिर भी आयशा वहां पे जाके चुपचाप सोएगी तो नहीं ना, कुछ तो काम करेगी, थोड़ा बहुत तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उतना अच्छा चेयर नहीं बना पाएगी जितनी अच्छी वो टेबल बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं आयशा को टेबल से उठा के चेयर पे फेंकूंगा तो टेबल पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, टेबल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा से गिरेगी, लेकिन चेयर की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी। अब यहां पे देखें, यहां पे देखें, टेबल बहुत ज्यादा से गिरी, लेकिन चेयर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है। टेबल बहुत ज्यादा से गिर रही है, चेयर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है, और हम आ गए पॉइंट सी से पॉइंट डी पे। बेटा जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा से गिराओ और दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़े, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा से गिराएं और दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़े, इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बेटा ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आयशा चेयर बनाने में स्पेशलाइज नहीं है, यानी कि आयशा ऑक्यूपेशनली मोबिल नहीं है। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास तब आती है जब आपका रिसोर्स मोबिल ना हो, यानी कि आपके पास
इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस चल रही होती है, ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि आपके सामने है ना, अब आयशा जो है वो चेयर बनाने में तो इतनी माहिर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यार आयशा 1 घंटे में 10 टेबल बनाती है, तो 1 घंटे में 10 चेयर तो नहीं बना पाएगी ना, 2 चेयर बना लेगी, 3 चेयर बना लेगी। तो बेटा टेबल बहुत ज्यादा से गिरेगा और चेयर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी। एक चीज जब बहुत ज्यादा से गिरती है, दूसरी चीज बहुत थोड़े से बढ़ती है, इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होता है? ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। बेटे क्लियर है कहानी? कोई प्रॉब्लम है? बेटा एक्टिव रहे, मेरे नाम पे आप टैप करेंगे तो आपके पास चैट बॉक्स खुल जाएगा, एक्टिव रहो, मुझे बताओ कहानी क्लियर है? बेटा बताएं, जल्दी बताएं, मैं आगे बढ़ूं फिर। सही है, गुड। अच्छा, अब ये आपके सामने जरा थ्योरी लिखी हुई है, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं। 1 मिनट में इसको पढ़ें, ठीक है, और समझें। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करें। जी बेटा जी, डन हो गया। डन हो गया। जी बेटा, जल्दी बताएं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सही है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ेंगे अब। अच्छा, अब देखो बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ना कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, पॉइंटर्स समझने पड़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा बड़े गौर से डिटेल में मैं लेके चलूंगा, चीजों को जरा समझते रहिएगा मेरे साथ, सही है। अब ये देखें जरा, इधर आया आपके पास गुड बाय, सही है। यहां पे आ गया आपके पास गुड एक्स। अच्छा, मेरे पीपीसी का पेट ऐसे बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है ना, उसका पेट ऐसा बाहर निकला हुआ है। मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं अपनी पूरी की पूरी रिसोर्स गुड वाई पे लगा देता हूं, तो मैं बेटा मैक्सिमम इतना गुड वाई बना सकता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो वाई स्टार लिख लेता हूँ, ठीक है, वाई स्टार। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड वाई बनाता हूँ, मैं गुड एक्स ना बनाऊं, तो मैं वाई स्टार पे ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स बनाऊं और गुड वाई ना बनाऊं, तो मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूं? मैं एक्स स्टार पे ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। वो 100 यूनिट वाई के, 200 यूनिट एक्स के, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में देखे हैं, सही है ऐसे। अच्छा, अब बेटा मेरी बात सुनना। देखो दुनिया में ना हर चीज की एक औकात होती है, दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई औकात है, कोई ना कोई लिमिट है, सही है ना। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी पे लिखा हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर,
200 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि यार ये गाड़ी को आप कितना भी तेज चला लो, ये 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाएगी, ये उसकी लिमिट। हमारी घड़ी में 24 घंटे, आप किसी भी तरह अपनी जिंदगी गुजार लो, 24 घंटे से ऊपर आपकी घड़ी नहीं जाएगी। यानी कि दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई औकात है, ठीक है ना। तो अब मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये एग्जाम्पल थ्रू आउट अपने चैप्टर के अंत तक हम लेके चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, और मैं टी शर्ट्स बनाता हूं, ठीक है। जिस तरह दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई औकात है, वैसे मशीन की भी कोई ना कोई औकात होगी। मेरे मशीन की औकात क्या है कि मैं दिन में 1000 टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं दिन में बेटे 1000 टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर सकता, मतलब अगर मैं उसको पूरा दिन चलाऊं। अगर मैंने 1000 से ऊपर बनाए वो खराब हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी औकात है, उसकी लिमिट है, ठीक है ना। मैं दिन की 1000 टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, यानी कि बेटा ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपकी मशीन की औकात। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपकी मशीन की लिमिट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपकी मशीन का पोटेंशियल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इकोनॉमिक अंग्रेजी में बेटे क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल। यानी कि आपने बेस्ट तरीके से अपना काम किया है, आप अपनी मशीन को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अपनी मशीन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि आप उसको वेस्ट होने दे रहे हैं या आप उसको जाया होने दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, यानी कि आप अपनी औकात पे काम कर रहे हैं। तो बेटा इस बाउंड्री की औकात क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की औकात क्या है? ये लाइन, ये लाइन मेरी औकात है कि मेरे पास इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं, सही है। तो यानी कि पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, मैं कहीं भी ऑपरेट करूं, मैं कहीं भी ऑपरेट करूं, इसका मतलब क्या है कि मैं कहां ऑपरेट कर रहा हूं? अपनी औकात पे, अपनी लिमिट पे, अपने पोटेंशियल पे। जब तक मैं अपनी इस लाइन पे ऑपरेट करता रहूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूं? अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बना 1000 सकता हूं, मैं 1000 टी शर्ट बना सकता हूं, बट असल में, असल में मैं खाली कितनी टी शर्ट्स बना रहा हूं बेटा? 500 टी शर्ट्स बना रहा हूं। असल में खाली कितनी टी शर्ट्स बना रहा हूं? 500। अब मेरी बात सुनो, मैं 1000 बना सकता हूं, असल में खाली 500 बना रहा हूं। तो बेटा जो मेरा असल वाला पॉइंट है, वो पीपीसी के पेट के अंदर आए कि पेट के बाहर आए? जल्दी बताएं। ये जो असल वाला पॉइंट है, ये पेट के अंदर आना चाहिए कि पेट के बाहर जाना चाहिए? जल्दी से बताओ। पेट के अंदर आना चाहिए कि पेट के बाहर होना चाहिए? आयशा बेटा ये 1000 है, ये 1000 है, मैं खाली कितने बना रहा हूं? 500। तो 500 इसके अंदर आएगा कि इसके बाहर आएगा? इनसाइड, वेरी गुड। आयशा बेटा कहां पर आना चाहिए? इनसाइड, वेरी गुड। तो बेटा आप देखो, ये आपका पेट है जो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप खाली कितने बना रहे हैं? 500, ठीक है। आप कितने बना रहे हैं? 500। तो यानी कि आपका एक्चुअल पॉइंट जो है वो आपके पेट के अंदर आ जाएगा, सही है। अब मेरी बात सुना बेटा, जब मैं अपने एक्चुअल पे ऑपरेट कर रहा था, जब मैं अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहा था, सॉरी, जब मैं अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहा था, यानी कि इधर मैं ऑपरेट कर रहा था, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर रहा था। तो जब मैं बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर रहा होऊंगा, इसका मतलब क्या है बेटा कि मैं कोई भी वेस्टेज नहीं कर रहा। नो वेस्टेज, ठीक है। मैं कोई भी वेस्टेज नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर तरीके से चीजों को यूटिलाइज कर रहा हूं। नो वेस्टेज, नो इनएफिशिएंसी, कि भाई मेरी तरफ से 100% एफिशिएंसी आ रही है, मैं बेस्ट तरीके से काम कर रहा हूं, और मैं रिसोर्सेस को प्रॉपरली जब इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी रिसोर्स को फारिग नहीं छोड़ रहा। यानी कि नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नो अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। लेकिन बेटा जब मैं एक्चुअल की बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं अपने एक्चुअल की, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1000 बना सकता था,
मैं 1000 बना सकता था, बट मैं खाली कितने बना रहा हूँ, 500। यानी कि मैं रिसोर्सेज को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहा, और मैं कुछ रिसोर्सेज को जाया कर रहा हूँ, फारिग छोड़ रहा हूँ। यानी कि मुल्क में क्या क्रिएट हो रही है बेटे, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज, इनएफिशिएंसी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्टेज, इनएफिशिएंसी और अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये प्रॉब्लम्स आपके पास अभी आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स अभी आपके पास आ रहे हैं जब आप अपने एक्चुअल पे बैठ के ऑपरेशंस कर रहे हो। ठीक है भाई। और बेटा, मैक्रो से रिलेटेड एक बात, मैक्रो से रिलेटेड एक बात, मैंने आपसे कहा था कि पीपीसी और मैक्रो ये आपस में लिंक होते हैं, इसलिए मैंने बहुत लेट पढ़ाया ये टॉपिक। मैक्रो के लिए अभी इसका सिर्फ नाम याद कर लें, अभी इसका सिर्फ नाम याद कर लें, मैक्रो में इसकी डिटेल डिस्कशन आएगी। बेटा हमेशा याद रखिएगा, द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल, द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल, तो एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का जो गैप होता है ना, वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है बेटा डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप। क्या कहलाया जाएगा, डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप। अभी सिर्फ इसका नाम याद कर लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज वापस से आएगी। जो गैप होता है बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल वो क्या कहलाया जाता है, डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप। यानी कि आप 1000 यूनिट बना सकते हो, आप खाली कितने बना रहे हो, 500। तो 1000 माइनस 500, ये 500 यूनिट जो आपके पास आ गए वो क्या है, डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई मसले वाली बात, क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब जरा बात सुनो, बेटा मेरी औकात कितनी है, मेरी औकात कितनी है, 1000। मैंने सोचा कि यार मैं ना कल उठ के छत फाड़ दूंगा, और भाईजान मैं बनाऊंगा 1500 यूनिट्स। कितने बनाऊंगा, 1500 यूनिट्स। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपकी औकात है 1500 यूनिट बनाने की, आप तो 1000 से ऊपर ही नहीं जा सकते, आपकी औकात है ही नहीं कि आप 1500 यूनिट बनाए। यानी कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाया जाता है बेटा, ये पॉइंट कहलाया जाता है आपका अनअटेनेबल पॉइंट। क्या कहलाया जाएगा, अनअटेनेबल पॉइंट। या फिर जो इसका दूसरा नाम इस्तेमाल होता है वो क्या है, स्कार्सिटी। दूसरा नाम क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या बोलता है, सर अनलिमिटेड बॉन्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 1500 यूनिट बनाऊं, लेकिन मेरी औकात इजाजत नहीं दे रही, मेरी औकात इजाजत नहीं दे रही। इससे हम लोग कहते हैं बेटे अनअटेनेबल या फिर स्कार्सिटी वाला पॉइंट। अब बात सुनो, बेटा मैं कहता हूं कि मैं 1500 यूनिट बनाऊंगा, मेरी औकात इतनी है 1000 की। तो ये वाला पॉइंट औकात के बाहर का पॉइंट है कि औकात के अंदर का पॉइंट है, जल्दी से बताओ। ये पॉइंट औकात के बाहर का पॉइंट है कि औकात के अंदर का पॉइंट है, जल्दी से बताएं। बाहर का पॉइंट है, वेरी गुड। बेटा आखिर में अचीव नहीं कर सकता, मेरी औकात के बाहर है, तभी तो अनअटेनेबल पॉइंट है ना। तो बेटा ये पॉइंट किधर आ रहा होगा, कुछ यहां पे आ रहा होगा। क्लियर है बेटा सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम है, समझ गए हैं चीजों को। अब ये देखो बेटा, ये आपको मैंने सारे पॉइंटर्स यहाँ पर अलग अलग करके बताए हुए हैं कि अगर आप अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट करोगे, आप अपने पोटेंशियल पे बैठे हुए हैं, नो वेस्टेज, फुल एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंट तरीके से आप काम कर रहे हैं, अटेनेबल पॉइंट आपके पास आ रहा है। अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है और आपका एक्चुअल पॉइंट कम है, तो इसका मतलब क्या हो रही है कि वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आपके पास आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पॉइंट एफ की भी एंट्री हो गई है जो आपके औकात के बाहर है, यानी कि जो आप अचीव नहीं कर सकते।
क्यों नहीं अचीव कर सकते? क्योंकि आपके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, आपके पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि आप उसको अचीव कर सके। सही है। तो मैंने आपको ये एक बड़ी डायग्राम बना के सारी चीजें एक साथ कंपाइल करके एक्सप्लेन कर दिया। सही। अच्छा, अब जरा हम लोगों ने देखना है कि यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजेस कैसे आती है, शिफ्ट मूवमेंट और ये और वो कैसे वो चीजें आ रही होती है। अभी मैं आपके सामने दो केसेस बना रहा हूं। पहला केस है एक्चुअल का बढ़ना, और दूसरा केस आपके पास है एक्चुअल का कम होना। बेटा एग्जाम्पल मेरी याद होनी चाहिए। 1000 बना सकता हूं, 500 बना रहा हूं, औकात के बार 1500 है। ठीक है। तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहां पर, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। चलो ये देखो भाई, ये मेरी एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है। इसको हमने छोटा कर लिया। 1000 बना सकता हूँ, 500 बना रहा हूँ, और 1500 जो है वो औकात के बाहर है। सही है। अब यहाँ पे देखना जरा। बेटा इधर आया आपके पास गुड वाई, और यहाँ पर आ गया आपके पास गुड एक्स। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बेटा ऐसे पीपीसी का पेड़ बाहर निकला हुआ है, पीपीसी का पेड़ बाहर निकला हुआ है। अच्छा, ये आपका है बेटा एक्चुअल पॉइंट, और करंटली जो है मेरे पास ये मामला चल रहे हैं। 1000 बना सकता हूँ, 500 बना रहा हूँ। ठीक है ना, करंटली मेरे पास ये मामला चल रहे हैं। इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करके इधर भी बना देते हैं। अच्छा बेटा, इन केस मैं कहता हूं कि मैं 500 बनाता था ना, मैंने 600 बनाने शुरू कर दिए, मैंने 700 बनाने शुरू कर दिए। यानी कि बेटा मैं करंट कैपेसिटी में रहते हुए, करंट मशीन के साथ पहले के मुकाबले में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जब मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्चुअल क्या होगा? बढ़ेगा। मेरा एक्चुअल क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेटा जब मेरा एक्चुअल बढ़ रहा है, तो गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल वो भी क्या हो रहा है? वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि मेरी वेस्टेज कम हो रही है, मेरी इनएफिशिएंसी कम हो रही है, मेरी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रही है। तो मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूं, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, मैंने 700 यूनिट बनाए, 800 बनाए, 900 बनाए। तो मेरी वेस्टेज कम हो गई, मेरी इनएफिशिएंसी कम हो गई, मेरी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, बेटा ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। वेस्टेज भी कम हो गई, इनएफिशिएंसी भी आपके पास कम हो गई है। ठीक है। और बेटा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है? ये तीनों की तीनों चीजें आपके पास बेटा कम हो गई हैं। समझे बात को? क्योंकि गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन मैं 500 यूनिट बनाता था, मैंने कहा जी आज से 400 बनाऊंगा या 300 बनाऊंगा, तो बेटा एक्चुअल किधर आ जाएगा? पीछे आ जाएगा ना एक्चुअल। एक्चुअल पीछे आ गया। जब बेटा एक्चुअल पीछे आएगा, तो डिफ्लेशनरी गैप आपका और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। यानी कि आपकी वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? ये सारी की सारी चीजें आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्शन तो और गिरा दी, आपने वेस्टेज और बढ़ा दी, आपने अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा दी, इनएफिशिएंसी और बढ़ा दी। तो जब एक्चुअल कम होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स बेटे आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सही है। तो एक्चुअल बढ़ना और एक्चुअल कम होने का ये केस है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल की, कि जी आपका जब पोटेंशियल बढ़ेगा और आपका पोटेंशियल कम होगा, तब क्या केस होगा? पोटेंशियल का बढ़ना और बेटे पोटेंशियल का कम होना। ठीक है। एग्जाम्पल आपकी वही फॉलो हो रही है, एग्जाम्पल आपकी बेटा यही फॉलो हो रही है। ठीक है, ये लो आपकी एग्जाम्पल आ गई है भाई। सही है। अब सुनना जरा, पहले हम लोग इस केस की बात करें, इस केस की बात करें। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? कैन, या इस तरह लिखे, इस अनअटेनेबल पॉइंट, इस अनअटेनेबल पॉइंट अचीवेबल।
इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यार आपकी औकात है 1000 की ना, आपने कहा कि मैं 1500 यूनिट बनाऊंगा, क्या आप 1500 यूनिट कभी बना सकते हो जिंदगी में? क्या आप अचीव कर सकते हो उस पॉइंट को? तो आप यहां पे जरा डायग्राम देखेगा कैसे बनेगी। यहां पर आया गुड वाई, यहां पर आया आपके पास गुड एक्स, ये मेरी औकात चल रही है। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया ए बी। मेरी औकात चल रही है ए बी, 1000 यूनिट मैं इधर तक बना सकता हूं। अच्छा, ये पॉइंट है जो कि मेरी औकात के बाहर है, दैट इज 1500 यूनिट्स, ठीक है ना। तो अनअटेनेबल पॉइंट है, स्कार्सिटी है। अब बेटा अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी औकात बढ़ जाए, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये वाला पॉइंट मेरी रीच में आ जाए, मेरी पहुंच में आ जाए, तो मैं अनअटेनेबल पॉइंट को अचीव करने की ताकत रखता हूं। यानी कि बेटा अगर मेरा पीपीसी ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, अगर मेरा पीपीसी ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए फ्रॉम ए बी टू सी डी, फ्रॉम ए बी टू सी डी, तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, क्या मैं अनअटेनेबल पॉइंट अचीव रखने की ताकत रखता हूं? बिल्कुल रखता हूं। लेकिन देखो एक ह्यूमन साइकी है। ह्यूमन साइकी क्या है? वो कहता है कि यार जब मैं पैदल चलता था तो मैं दुआ मांगता था अल्लाह पाक मुझे साइकिल दे दे। अब साइकिल आ गई है, अचीव कर लिया अनअटेनेबल पॉइंट, अब मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह पाक मुझे मोटरसाइकिल दे दे। मोटरसाइकिल आ गई, अचीव कर लिया, अल्लाह पाक मुझे मेहरान दे दे। मेहरान आ गई, मेहरान इस्तेमाल की, अल्लाह पाक मुझे जो है सिटी दे दे। सिटी आई, अल्लाह पाक मुझे सिविक दे दे। सिविक आई, अल्लाह पाक लैंड क्रूजर दे दे। यानी कि इंसान का पेट कभी नहीं भरता, इंसान का पेट कभी भी नहीं भरता। इंसान कभी भी एक जगह पर आके लिमिटेड नहीं रहता। उसके पास एक चीज आ गई तो बोलेगा अल्लाह पाक मुझे ये भी दो। एक चीज आ गई, अल्लाह से मांगे, बेझिझक मांगे, जितना मांगना है मांगे। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इंसान की ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती। अगर मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं ये वाला पॉइंट अचीव कर लूं, तो बेटा एक नया पॉइंट मेरी औकात के बाहर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक नया पॉइंट बेटा मेरी औकात के बाहर खड़ा हो जाएगा, दैट इज पॉइंट एफ। अब मैं 1500 अचीव कर सकता हूं। एक नया पॉइंट आ गया 2000 टी शर्ट का, कि भाई मैंने 2000 टी शर्ट बनानी है, समझे? 2000 अचीव कर लूंगा, ऐसा यूं अचीव कर लिया मैंने। एक नया पॉइंट आ गया 3000 टी शर्ट का। यानी कि ख्वाहिशात कभी भी आपकी खत्म नहीं होती भाई, कभी भी आपकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। अब सवाल ये कि सर ये औकात बढ़ती कैसे है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूँ, नोट्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखे हुए। बेटा पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है? चलो पहले आसान से स्टार्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये लॉन्ग रन वाले हैं जो कि लंबा अरसा लेते हैं ग्रोथ करवाने में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेटा मैं एक नई मशीन ले आया जिसमें इतनी ताकत है कि वो 2000 टी शर्ट प्रोड्यूस करके दे सकती है, या 1500 टी शर्ट प्रोड्यूस करके दे सकती है, तो मेरी औकात बढ़ जाएगी। न्यू रिसोर्सेज का मिल जाना, पाकिस्तान में नई रिसोर्सेज डिस्कवर हो गई है। जब पाकिस्तान में नई रिसोर्सेज डिस्कवर होंगी, लेट से तेल के कुएं निकल आए, गोल्ड के कुएं निकल आए, गोल्ड रिजर्व्स निकल आए, और कोयला निकल आए, ये निकल आए, मिनरल्स निकल आए, तो इससे हमारी औकात बढ़ती है। अगर बेटा मैं वर्कर को ट्रेन करना शुरू कर दूं, वर्कर को सिखाना शुरू कर दूं, वर्कर की औकात बढ़ेगी। वर्कर की औकात बढ़ेगी। लेट से मैं कहता हूं बेटा एक ड्राइवर है, मैंने उस ड्राइवर को क्या कहते हैं, कारपेंटरी का काम सिखा दिया, या फिर मैंने उस ड्राइवर को उसका सैनिटरी का काम सिखा दिया, तो बेटा वो प्लम्बर भी बन सकता है, वो कारपेंटर भी बन सकता है। मतलब उसकी औकात बढ़ गई ना, उसकी सलाहियत बढ़ गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट दी, वर्कर्स अपना मशीन्स लेके आए, आईटी पे काम किया, उससे आपकी औकात बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, देखो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट पर वर्कर। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट पर वर्कर। पहले मैं कहता हूं कि लेट से पहले आमना जो है, आमना 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती थी। अब आमना को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो 1 घंटे में 20 यूनिट बना रही है। ठीक है ना, आमना 1 घंटे में 20 यूनिट बना रही है, यानी कि आमना की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, इससे भी आपकी औकात बढ़ती है। फिर लिखा हुआ है रिडक्शन इन स्कूल लीविंग एज। रिडक्शन इन स्कूल लीविंग एज का मतलब क्या है कि देखो बेटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक जनरल बैचलर्स के नंबर ऑफ इयर्स होते हैं, वो होते हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। मतलब ग्रेड 10 तक आपने अपना इंटर मैट्रिक किया, ओए लेवल नहीं हो रहा यहाँ पे, इंटर मैट्रिक हो रहा है। ग्रेड 10 तक आपने अपना इंटर मैट्रिक किया, 11वीं 12वीं जमात आपने कॉलेज पढ़ी,
4 साल आपने यूनिवर्सिटी के निकाल दिए, तो 16 साल की एजुकेशन आपकी यहां पर पूरी हो गई। यानी कि एक बच्चा पढ़ा लिखा सिर्फ तब कहलाया जाएगा जब उसने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किए। और लॉजिकली अगर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए तो वर्कर पैदा भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद होगा। वर्कर को जॉब भी 16 साल की एजुकेशन के बाद मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि यार अब से ग्रेजुएट होने के लिए ना 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, 14 ईयर्स बहुत हैं, जाओ। 14 साल की एजुकेशन बहुत है, 16 साल नहीं चाहिए, 14 साल बहुत है। तो बेटा वो वर्कर जो 2 साल बाद पैदा होना था, अब वो 2 साल पहले पैदा हो रहा है। वो वर्कर जो कि 2 साल बाद पैदा होना था, अब वही वर्कर 2 साल पहले पैदा हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी फिर अपनी बढ़ेगी ना, और जो लेबर फोर्स है वो बढ़ेगी, औकात बढ़ेगी मुल्क की। रिटायरमेंट एज, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बुढ़ा 65 की एज में रिटायर होता था, अब 65 की एज में रिटायर नहीं होगा, अब 70 की एज में रिटायर होगा। यानी कि वो बुड्ढे जो 66, 67, 68, 69 साल के थे, जो घर पे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, हड्डियां सेक रहे थे अपनी बैठ के, अब गवर्नमेंट ने उनको बोला जाओ बाबा जी काम करो जाके। देखो पाकिस्तान में, इंडिया में ये चीज फॉलो नहीं होती, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज बड़ी फॉलो होती है कि अगर एक बंदा 60 या 65 का हो गया है, लीगली रिटायरमेंट एज पे आ गया है, तो इट इज इलीगल फॉर हिम टू वर्क। वो काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, वो आराम करेगा, बस अब बुढ़े हो गए आप अपना आराम करो। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 65 को हम बढ़ा के 70 कर रहे हैं, यानी कि बुढ़ा 5 साल मजीद काम कर सकता है। लेबर फोर्स की लाइफ 5 साल से और ऐड हो गई है, तो इससे भी औकात क्या होती है मुल्क की बेटे, बढ़ जाती है। अच्छा ये सारे हैं लॉन्ग रन केसेस जो कि आराम आराम से इंपैक्ट लेके आते हैं। शॉर्ट रन केसेस की बात करें तो बेटा पहले लिखा हुआ है इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ मशीन। आपने बाहर से मशीन वगैरह मंगवा ली और आप जो है वो औकात आपकी बढ़ गई। यहां पर लिखा हुआ है आय वाला इमिग्रेशन। इमिग्रेशन तो लिखा हुआ है बट किससे स्टार्ट हो रहा है, आय से। आय वाले इमिग्रेशन का मतलब होता है बेटा इंपोर्ट ऑफ वर्कर। क्या मतलब है इसका, इंपोर्ट ऑफ वर्कर। आय वाले इमिग्रेशन का मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ वर्कर। जी गोरा बाहर से हमारे मुल्क में काम करने आ रहा है, तो बेटा अपना दिमाग लेके आएगा ना साथ में, के वापस छोड़ के आएगा उधर, दिमाग साथ लेके आएगा, हमारे मुल्क में इनपुट देगा, तो हमारी औकात क्या हो जाएगी बेटा, इससे बढ़ जाए। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटे, कोई मसला। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी अब बात सुने। सर आपकी औकात गिर कैसे सकती है, ये देखो जी, ये मेरा पोटेंशियल था पहला, ए बी। मैं कहता हूं कि मेरे मुल्क में जलजला आया, जमीन खुली और मेरी फैक्ट्री जमीन के अंदर धस गई। तो बेटा जब फैक्ट्री जमीन में धसेगी तो वो मशीन भी साथ लेके जाएगी, वो सारे का सारा कैपिटल भी साथ लेके जाएगी। फ्लड्स आ गए भाई, खंबे गिर गए, हालात खराब हो गए, फैक्ट्रीज तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हर वो चीज जिससे आपकी औकात गिर जाए, तो बेटा उससे मेरा पोटेंशियल जो है वो ऐसा पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, फ्रॉम ए बी टू सी डी। ठीक है, ऐसे वो पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा फ्रॉम ए बी टू सी डी। सवाल ये कि सर ये कैसे हो सकता है बेटा, ये देखो जरा, ये देखो जरा। सबसे पहले क्या है, नेचुरल डिजास्टर, जो मैंने आपको भी बताया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ई वाला इमिग्रेशन। ई वाले इमिग्रेशन का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर, यहां से पाकिस्तानी वर्कर उठ के दूसरे मुल्क जा रहा है काम करने। ई वाला इमिग्रेशन, एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, आपने रिसोर्सेस को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं, तो औकात गिरेगी ना इससे, समझे। तो ये कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। एक, कि एक्चुअल पोटेंशियल वगैरह क्या होता है। दूसरा, कि एक्चुअल बढ़ेगा या एक्चुअल कम होगा, उससे क्या चीजें होंगी। और तीसरा, आपके पास शिफ्ट कैसे आ, समझ गए। आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ये फाइल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है डायग्राम्स की, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को। वेरी गुड, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।